चैप्टर तो था हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें हम लोगों ने बायस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ पढ़ा था। शॉर्ट में थोड़ा सा वो प्रेशर लॉ, दाब का नियम और होता है, जानते हैं आप लोग? जैसे बायस लॉ में हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पर प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहने पर जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी बायस लॉ का स्टेटमेंट था P प्रोपोर्शनल टू 1/V और V इक्वल टू कांस्टेंट, और चार्ल्स लॉ में था V प्रोपोर्शनल टू P और P इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरह दाब का नियम या प्रेशर लॉ होता है, उसमें कहते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो उस गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो दाब होता है वो ताप के समानुपाती होता है। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, इसलिए केवल स्टेटमेंट बताए दे रहे हैं। बायल, चार्ल्स और एवोगाड्रो पर सबसे ज़्यादा बनते हैं, वो हमने डिस्कस कर ही लिए थे। तो पहले में T फिर P, जो बचा हुआ V कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब है P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट से आ जाएगा। अब हम लोग मेन काइनेटिक थ्योरी पर आते हैं। इसमें कोई पिछला कुछ डिस्कशन, कुछ पूछना कुछ कोई कंसेप्ट, कुछ प्रॉब्लम, कुछ अपनी तरफ से प्रॉब्लम्स करी हैं ना आप लोगों ने? यहाँ जाके पढ़ते नहीं हो क्या? थोड़ा बहुत तो शायद बच्चे जब लिए तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी विस्तार में। काइनेटिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट पहले उनको देखते हैं। पोस्टुलेट्स देखो, हमें तो इससे मतलब है कि हम अपने क्वेश्चंस पेपर में कैसे सॉल्व कर सकें। किताबों में देखोगे, नोट्स में देखोगे, ऑनलाइन देखोगे तो इसमें दो तरह से चीज़ें मिलेंगी। पोस्टुलेट्स कहीं कहीं 3 मिलेंगे, कहीं 5 मिलेंगे, कहीं उसी के बाद एजम्पशन लिख के कुछ पॉइंट लिखे होंगे, ठीक है। तो इन सबसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैक्सिमम बनते ही हैं, और इसके बाद जो फार्मूले बताएंगे उन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो पोस्टुलेट्स और एजम्पशंस, एजम्पशन का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ एज्यूम कर लें कि गैस इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती होगी। जैसे हमने कह दिया कि उनका आकार नगण्य होता है, नगण्य का मतलब बहुत कम होता है, तो एज्यूम कर लिया, एजम्पशन हो गया। पोस्टुलेट में भी थोड़ा सा अंतर है। पोस्टुलेट थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी एविडेंस पे आधारित होता है। तो जैसे हम कह दें कि वो सरल रेखा में ही गति करता है और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल ट्रांसलेशनल होती है, तो इसमें कंसेप्ट का यूज कर लिया गया है, तो ये पोस्टुलेट हो गया। तो आपको कहीं उस तरह का तो अटेम्प्ट करना नहीं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना हो, जैसे इंटर या बीएससी में लिखते हो कि पोस्टुलेट पूछेगा 2 बताने हैं, उतने ही बताने हैं। एजम्पशन, हम पोस्टुलेट प्लस एजम्पशन जितने पॉइंट्स हैं कुल मिला के 10 पॉइंट में समराइज किया है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे नोट कर लो, तो उनमें से मैक्सिमम थ्योरी के क्वेश्चन आप निकाल ले जाओगे। तो पोस्टुलेट्स या एजम्पशंस हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा P = 3 mv²/c करके, है ना? वो बाद में बताएंगे। इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में है नहीं, सीधा फार्मूला पढ़ना है, फार्मूले से आगे फार्मूले ड्राइव करते जाना है, उनमें क्वेश्चन करना है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट का, नोट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? हिंदी इंग्लिश में मैं यहाँ नोट किए दे रहा हूँ, हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो इंग्लिश वाला पहले नोट करें। नंबर 1, गैस इज मेड अप ऑफ
एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आप लोग देख सकते हो गैस परमाणु एवं अणुओं से मिलकर बनी होती है, ये माना गया है। अब आप कहेंगे गैस के तो मॉलिक्यूल ही होते हैं, तो देखो जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनका मॉलिक्यूल और परमाणु कहे तो एक ही बात होती है। हाँ, हीलियम है तो हीलियम एक ही एटम तो है, तो चाहे तो ये कहते हैं हीलियम गैस में बहुत सारे हीलियम के एटम्स हैं, और चूंकि हीलियम एटम अकेला ही है तो हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो मॉलिक्यूल कैसा है? मोनो एटॉमिक है। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जब कभी होता है तो हम उसको सीधे या तो एटम कह दो या मॉलिक्यूल कह दो, इसलिए चाहो तो कह दो एटम से मिलकर बनी है गैस। और जब मोनो एटॉमिक नहीं होगा यानी कि O2, तो ऑक्सीजन दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना, NH3 तीन हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन मिलकर बना, उस कंडीशन में हम मॉलिक्यूल्स कह देंगे कि मॉलिक्यूल की बनी हुई गैस है। तो मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बना होता है। और अगर कोई ऐसी गैस है कि सिंगल एटॉमिक है तो वही एटम वही मॉलिक्यूल है ना। तो आपको लिख दिया अणु और परमाणु और अणु से मिलकर बने। नंबर 2, मॉलिक्यूल ऑफ सम गैसेस, सेम गैसेस, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैसेस are identical in all respect. Molecules of same gases are identical in all respect. All respect का मतलब है मास, शेप और साइज। आप लोग हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखें, समान गैसों के अणु सभी प्रकार से समान होते हैं। द्रव्यमान, आकृति, आकार। सेकेंड जंक्शन कहता है कि अगर सेम गैस है, हाइड्रोजन, हमने चाहे उसको अलग अलग चैम्बर में लिया गया हो, ए सिस्टम में हाइड्रोजन है, बी में है, सी में है, तो तीनों सिस्टम अगर गैस सेम ली गई तो उसके मॉलिक्यूल एक ही जैसे होंगे। ऐसा नहीं कि हमने बर्तन बदल दिया तो उसके मॉलिक्यूल भी बदल जाएंगे। सेम गैस है तो सेम। ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन कहीं भी भरें, चाहे बलून में भरें, चाहे बीकर में भरें, चाहे सिलेंडर में भरें, उनके अणुओं का आकार सेम, साइज और मास नहीं बदलेगा, कोई जैसा है। हिंदी वालों को क्लियर। तीसरा इंग्लिश का होता है मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। Molecules are constantly in random motion along straight line। हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखें, अणु सदैव सरल रेखा में रैंडम मोशन को क्या कहेंगे? अणु सदैव सरल रेखा में रैंडम मोशन को क्या कहेंगे? रैंडम का मतलब वैसे तो बहुत शुद्ध हिंदी उसकी यादृक्ष होती है, प्रायिकता में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में, लेकिन कुछ कॉमन सी बताओ क्या होता है हिंदी में?
सरल रेखा में रैंडम मोशन करते रहते हैं। रैंडम मोशन को गति, मोशन तो गति हो गई, रैंडम मोशन क्या होगा? अनियमित तो होगी नहीं, रेगुलर हो जाएगा। रैंडम मोशन कहते तो यादृच्छिक ही है, लेकिन कुछ सरल सी भाषा मिलनी चाहिए। मिला? रेखी नहीं होगा, है सायोगिक, ये भी कुछ सुना होगा सबरेल का। यादृच्छिक बहुत कठिन हो जाएगा। अनियमित हो सकता है, अनियमित भी हो सकता है, अनियमित गति करते रहते हैं। क्रम राइट, रैंडम को क्रम नहीं है तो अनियमित हो गई। आप लोग यादृच्छिक शब्द सही है वो लिख लो, फिर देख लेना किताब में क्या लिखा है। रैंडम मोशन में क्या कहते हैं? सरल रेखा में यादृच्छिक गति करते रहते हैं। यहीं पर ब्रैकेट में थोड़ा सा ये लिखो जानकारी के लिए, ये कहा गया ना स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि आप लोगों ने ये बताओ कि अभी तक वो पढ़ा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि पढ़ा है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए 3 होती हैं, डाई एटॉमिक के लिए 5 होती हैं, और पॉलीटॉमिक के लिए 6 होती है वैल्यू, है ना। तो इन्होंने कहा चाहे मोनो हो, चाहे डाया हो, चाहे पॉली हो, वो केवल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा मॉलिक्यूल तो कितनी जगह मूव करेगा? एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, जेड में जाएगा। तो कुल मिला के 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। यानी कि ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान रखना है। इसके क्वेश्चन किसी तरह से घुमा फिरा के थ्योरेटिकल पूछ सकते हैं कि काइनेटिक थ्योरी गैस के अनुसार अणुओं के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे कि अणुओं के डिग्री, पॉलीएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, परंतु काइनेटिक थ्योरी गैस के अनुसार डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीएटॉमिक का कितना होगा, या बहुपरमाणविक गैस का कितना होगा? तो 3 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखो ओनली ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन होगा तो कौन कौन से नहीं होंगे? रोटेशन नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं होगा। इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये इसी एजम्पशन का पार्ट है, नो रोटेशनल मोशन एंड नो वाइब्रेशनल। मोनोएटॉमिक गैस होती है, हीलियम है, वही एटम वही मॉलिक्यूल, एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है। तो जितनी दिशाओं में चलने के लिए फ्री होता है वही उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। यानी हिंदी में हम लोग पढ़ते थे स्वतंत्रता की कोटि। तो कितने होंगे? 3 हो गए, उसको 3 दिशा में जा सकता है। अब अगर मान लिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो O और O मिल गया, तो पूरा मॉलिक्यूल एक्स दिशा में जा सकता है, पूरा वाई में जा सकता है, पूरा जेड में जा सकता है। 3 तो उसके ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये घूम भी सकता है, पूरा मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज घूम सकता है, पूरा मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है।
है ना। तो 2 इसके रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, 3 और 2 5 हो गए। तीसरा वो वाइब्रेट भी कर सकता है, तो छठवां वो वाला हो गया। तो कुल मिला के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायटोमिक में क्या कि वाइब्रेशनल मोशन को कंसिडर नहीं करते, तो 5 हो गए। अब मान लिया कि पॉलीटॉमिक हो गया, NH3 आ गया, तो वो तीसरे एक्सिस के अलाउंग भी रोटेट कर सकता है। तो कुल मिला के हमारे मोशन हो जाएंगे 6। लेकिन अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात करें तो चाहे मोनो एटॉमिक गैस हो, चाहे डाई एटॉमिक गैस हो, चाहे पॉलीटॉमिक गैस हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल 3 होंगे। और अगर ये पूछा जाए कौन से 3 होंगे, तो तीनों की तीनों ट्रांसलेशनल होंगे। कोई भी रोटेशनल मोशन कंसीडर नहीं किया जा सकता है, इसमें माना ही नहीं गया, इसकी थ्योरी में आगे माना गया, और ना ही इसका कोई वाइब्रेशनल मोशन कंसीडर किया जाता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो इस स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखना। रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, केवल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन करेगा, ना तो रोटेट करेगा। रोटेट का मतलब घूर्णन गति करने लगा, नहीं करेगा। काल्पनिक गति करेगा, नहीं करेगा। ये इसमें माना ही नहीं गया, ठीक है। तो परफेक्ट आप लोग हिंदी वाले स्टूडेंट लिख रहे, ओनली ट्रांसलेशन का मतलब केवल रेखीय गति, ठीक है, घूर्णन गति नहीं होगी, काल्पनिक गति नहीं, केवल रेखीय गति, घूर्णन गति नहीं, काल्पनिक गति नहीं। चौथा पॉइंट लिखिए, यहीं पर अगर पूछा जाए कि f का मान कितना होता है तो 3 होगा। अच्छा, 3 वाले पॉइंट, f का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि काइनेटिक थ्योरी के अनुसार यहीं पे कहीं लिख लो, f = 3 रहेगा। चौथा पॉइंट लिखो, ऑल द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स all the collisions of gas molecules among themselves and wall of the container अणुओं की आपस में टक्कर और जिस कंटेनर में रखे गए हैं उसके दीवार के साथ टक्कर इलास्टिक होती है। लेकिन गैस के अणुओं के बीच टक्कर एवं कंटेनर को क्या कहते हैं, पात्र, एवं तुम तो समझ लो, ये लिखो, पात्र की दीवारों के साथ टक्कर जिस बर्तन में रखी गई है, ऐसे ठीक है। इलास्टिक कोलिजन होते हैं, इलास्टिक का मतलब है दीवार के साथ टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ होती है। पूर्ण प्रत्यास्थ का मतलब ये होता है कि जब अणु आपस में टकराएंगे और यह दीवारों के साथ टकराएंगे तो टकराने में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा और मोमेंटम का लॉस नहीं होगा। जैसे अगर हम एक कोई रबर की बॉल लें और इतनी ऊंचाई से गिरा दें, मान लिया हमने 2 मीटर ऊंचाई से नीचे गिराई, तो जब टकरा कर आएगी तो वो 2 मीटर के बराबर ऊंचाई पर नहीं आएगी, वापस आएगी, थोड़ा सा कम आएगी, 1.25 मीटर तक आ सकती है। फिर वहाँ से अगली बार टकरा के जब फिर आएगी तो उससे कम आएगी। हर टक्कर में उसकी ऊंचाई घटती जाएगी। क्यों घटती है? हर टक्कर में वो थोड़ी ना थोड़ी ऊर्जा खो दे रही है, जिससे कि
उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी कि जितनी ऊंचाई से छोड़ी गई वहाँ तक आ जाए वापस। लेकिन अगर यही टक्कर दीवार, जमीन और बॉल के बीच इलास्टिक होती तो एक बार अगर आप बॉल को छोड़ देते हैं तो हमेशा उछलती रहती है इनफाइनाइट टाइम तक। लेकिन ये तो एक अजीब सा एजम्पशन है, लेकिन फिर भी माना गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एनर्जी कभी ना खोए। लेकिन उन्होंने माना कि जब भी मॉलिक्यूल का टक्कर आपस में होगी या दीवार के साथ टक्कर होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी नहीं खोएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि अगर उनका मोमेंटम P था PI और बाद में हो गया PF, I का मतलब इनिशियल प्रारंभिक, F का मतलब फाइनल टकराने के बाद, तो टक्कर के पूर्व का संवेग टक्कर के बाद का संवेग बराबर होगा। आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, आप लोग शॉर्ट में चाहो तो शॉर्ट में समझ जाओ, ऐसे लिख दो PI = PF। इसी तरह से जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की होगी इनिशियल, वो होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर। यानी कि टक्कर के बाद जितनी एनर्जी थी उतनी की उतनी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होगा। पांचवा में कहा गया कि प्रेशर कहाँ से जनरेट होता है गैस का। उसमें कहा गया प्रेशर ऑफ द गैस is due to the collisions of molecules of the gas molecules of the gas with valves of the container। इन्होंने कहा कि गैस का जो प्रेशर होता है, आप लोग हिंदी में लिख लो, गैस का दाब गैस के अणुओं की दीवार के साथ टक्कर के कारण उत्पन्न होता है। गैस का दाब गैस के अणुओं की दीवार के साथ टक्कर से उत्पन्न होता है। प्रेशर जो होता है, इस कमरे में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उसका मोमेंटम x दिशा में जा रहा है। m द्रव्यमान था, v वेलोसिटी से गया, दीवार से टकराया, mv था, टकरा के वापस लौटा तो वेलोसिटी -v हो गई, तो -mv हो गया। संवेग में परिवर्तन कितना होगा, mv माइनस mv, पहले +mv था, +mv में से -mv घटा दो तो +mv माइनस mv, यानी कि mv + mv, समझ रहे हो, +mv था, ठीक है, और टकरा के लौटा तो v माइनस हो गया, -mv हो गया। तो संवेग में परिवर्तन ΔP कितना हो गया, 2mv हो गया। और मान लिया कि ΔT समय लगा टक्कर में, तो संवेग परिवर्तन की दर क्या हो गई, ΔP/ΔT, तो ट्वाइस mv/ΔT। और न्यूटन के द्वितीय नियम में कहा गया है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाया गया बल के बराबर होती है, यानी कि यही बन गया F। और मान लिया कि एकांक एरिया पर अगर यही टक्कर हो रही है, कमरे की लंबाई चौड़ाई दीवार की अगर L थी, तो प्रेशर कितना क्रिएट करेगा, P F/L², एरिया हो गया उस दीवार का। तो यही चीज़ हो जाएगी ट्वाइस mv/L² ΔT। तो अर्थात
प्रेशर जो हम निकाल रहे हैं, ये तो एक अणु टकराया था, अगर n अणु होंगे तो पूरी दीवार पर टक्कर कितनी हो जाएगी, n टाइम्स हो जाएगा। इसमें देखो 2 नंबर कांस्टेंट है, m अणु का जो द्रव्यमान है, गैस भरी गई, वो कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं। वेलोसिटी हमने मान ली लगभग समान वेग से स्ट्रेट लाइन में गति कर रहे हैं, तो लगभग समान है। डेल्टा टी टक्कर में लगा समय, वो भी एक औसत होगा। एल दीवार की लंबाई चौड़ाई फिक्स है, बदलने वाली चीज़ क्या है, एन है। तो हो सकता है कि 50 अणु एक बार में टक्कर मार रहे हो सकता है कि गैस में ज़्यादा है, आपने गैस भर दी कमरे में, तो हो सकता है कि 100 या 150 अणु एक बार में टक्कर मार रहे हो, तो बदलेगी कौन सी चीज़, एन बदलेगा। तो हम कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉल, मतलब ये नहीं लिखो आप, और इसको रहने दो, तो मैंने समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो कुल मिला के जो प्रेशर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को दीवार से टकरा रहे हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर टकराने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये जंक्शन एक ही बात कहता है। इसकी हिंदी मैंने आपको बता दी थी ना, और इसका लिख लो कि समानुपाती दीवार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर टकराने वाले अणुओं की संख्या, दीवार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर टकराने वाले अणुओं की संख्या। नेक्स्ट, प्रेशर के बाद काइनेटिक एनर्जी के बारे में कहा गया है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस is only and only depends upon its absolute temperature। अणुओं की गतिज ऊर्जा केवल और केवल परम ताप पर निर्भर करती है। ये ब्रैकेट में लिख लो, does not depends upon nature of gas। ऊपर वाले की हिंदी थी अणुओं की गैस की गतिज ऊर्जा केवल और केवल इसके परम ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। ब्रैकेट लिखो, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। यह गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। गैस की प्रकृति क्या है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, इस पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। इनऑर्गेनिक गैस है, ऑर्गेनिक गैस है, इस पर निर्भर नहीं करेगी, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 7, the actual volume of molecules of gas is negligible। the actual volume of the molecules of the
नेग्लिजिबल। आगे से लिखो व्हेन कंपेयर्ड total volume of the gas। हिंदी में लिख लें, गैस के कुल आयतन की तुलना में इसके गैस के कुल आयतन की तुलना में इसके समस्त अणुओं का वास्तविक आयतन नगण्य होता है। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अगर हम एक बलून में कोई 1 मोल गैस भर दें, तो बैलून का आयतन मान लो कि छोटा सा बैलून है, मेरे पास 1 लीटर है, ठीक है, 1 मोल गैस भर दी, तो उसका आयतन हम कहेंगे 1 लीटर है। हमने एक बड़े बलून में 5 लीटर कैपेसिटी के किसी कंटेनर में, मान लो यहाँ पर हमने बंद बीकर लिया, 5 लीटर कैपेसिटी है, बोतल है 5 लीटर की, 1 मोल गैस भर दें। अब कहेंगे कि गैस का वॉल्यूम 5 लीटर हो गया है, इस कमरे में एक मोल गैस छोड़ दें तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी थोड़ी देर बाद। तो इस कमरे का वॉल्यूम मानिए 1000 लीटर है, तो कहेंगे आप गैस का वॉल्यूम 1000 लीटर हो गया। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस तो वही होता है जिस कंटेनर में हमने गैस को रख दिया। लेकिन अगर देखा जाए, मान लो ये कंटेनर था हमारे पास 3D, और इसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स थे, पूरे कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जितना बड़ा कंटेनर होगा हम कहेंगे गैस का वॉल्यूम वही है। लेकिन अगर सभी अणुओं को इकट्ठा कर दिया जाए, मान लो कि अब हमने इसको समेटना शुरू किया, सारे अणुओं को इकट्ठा करके एक कोने में ले आए, और ये लाल पॉइंट्स है ना मैंने बनाया, ये सारे मामले यहाँ पर आके इकट्ठे हो गए, कंप्रेस कर दिए, बिल्कुल पास ले आए। तो जितना कुछ तो वॉल्यूम उसका होगा ही अणुओं का। काइनेटिक थ्योरी कहती नहीं, होगा ही नगण्य। कहती कि अणुओं का वॉल्यूम तो होगा ही नहीं, जिस कंटेनर में गैस को भर दिया बस उसी का गैस का वॉल्यूम हमें कंसीडर करना है। उन्होंने कहा अणु इतने छोटे हैं कि अगर इनको सभी को समेट के किसी एक कोने में रखना चाहें और कैलकुलेट करना चाहें कितना वॉल्यूम है, तो वो कंटेनर की तुलना में उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इतना कम होगा। अर्थात अणुओं के आकार को ही इन्होंने नगण्य मान लिया। अगर आकार नगण्य नहीं तो कुछ ना कुछ तो स्थान घेरेगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो घेरेगा। आप कितने छोटे कंटेनर भरते जाओ, कितने में भरते जाओ, कितने में भरते जाओ, कभी ना कभी 1 सेंटीमीटर क्यूब, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, उससे भी छोटा 0.001 सेंटीमीटर क्यूब, कोई ना कोई वॉल्यूम तो होगा ही, उसके बाद आप छोटा नहीं कर पाओगे। इन्होंने कहा नहीं, मतलब कोई भी गैस है उसको 0 वॉल्यूम में आप पैक कर सकते हो, जो कि एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन मैथमेटिकल डेरिवेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए इसको मान लिया गया था। तो टोटल एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, यानी एक्चुअल वॉल्यूम ये वाला है जितने में सारे मॉलिक्यूल आएंगे, है ना, जब घने घने बिल्कुल पास रखे जाएंगे। इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड विद द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब संपूर्ण गैस के वॉल्यूम की तुलना में नगण्य होता है। हिंदी स्टेटमेंट बता दिया मैंने इसका। आत्मा वो जो, चलो एक बार फिर रिव्यू करेंगे, ठीक है, पहले लिख के एक बार हो जाएगा। आपको देखो, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
intermolecular force of attraction among gas molecules। गैस के अणुओं के बीच या गैस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल नहीं लगता है। अंतरा आणविक बल क्या होता है? बिटवीन द एटम्स, दो एटम एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और साथ में अगर वो बहुत नज़दीक पहुंच जाए 10 टू द पावर -8 मीटर से 10 टू द पावर -10 मीटर की रेंज में पहुंच जाए तो वो प्रतिकर्षित करने लगते हैं। अंतराणविक बल दोनों प्रकार के होते हैं, प्रतिकर्षण और आकर्षण। प्रतिकर्षण होता है कि नहीं होता है? शायद आप लोगों ने पता नहीं ये पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेटर ऐसे करके होता है ना। ये मेन डिस्टेंस होती है ये वाली R0, इसके अंदर आ जाएगा तो प्रतिकर्षित करने लगता है, ये डिस्टेंस होती है। और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। ये कर्व पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ा तो ये, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से देखिएगा। इसके बाहर आकर्षण बल, दूर जाएगा तो पास खींचेगा, पास आएगा तो दूर भगाएगा, यानी कि एक माध्य दूरी पर उनको मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। इन्होंने कहा देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के अणुओं के मध्य कोई अंतराणविक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतराणविक आकर्षण बल नहीं होता। नेक्स्ट, यही चीज जब हम लोग वहां पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स, वहां पर भी आइडियल गैस के लिए कही जाती है, आइडियल गैस डिफाइन करते हैं, वहां पर भी ये बात कही जाती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर नहीं होता है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो ये आइडियल गैस वाला ये जंक्शन है। 9, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। गुरुत्वीय बल को नगण्य माना गया, या डिटेल में लिखोगे तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। देखिए, अगर किसी भी वस्तु में द्रव्यमान होगा तो निश्चित रूप से उस पर गुरुत्वीय बल तो लगेगा ही। G बराबर F बराबर कैपिटल G m1m2/r²। दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच भी गुरुत्वीय बल लगेगा, है ना। जिस कंटेनर में भरा कहीं रखा होगा तो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी, गुरुत्व बल लगेगा, लेकिन उनका नहीं, ग्रेविटी नहीं होती। तो ग्रेविटी नहीं लगती, इसका मतलब है कि उसका भार शून्य होता है। तो भार तभी शून्य होगा, W बराबर mg, भार शून्य होगा तभी ग्रेविटी नहीं लगेगी। तो W बराबर mg अगर 0 हो गया तो इसमें दो ही कंडीशन है, या तो m0 या फिर G बराबर 0 हो। G तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब थ्योरी क्या कहती है, m0, यानी एक ऐसे वस्तु की कल्पना कर ली जिसका द्रव्यमान नहीं है, काल्पनिक, तो पूरा काल्पनिक ही तो है, भार नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, आकार नगण्य है ही नहीं, जगह घेरता ही नहीं है ना। तो सारी आइडियल कंडीशन लिखी है ना स्पेस में। 10th, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस are tiny, rigid spheres
molecules of the gas are tiny, rigid spheres tiny rigid तो कहा, इसके आगे की बात बहुत आश्चर्यजनक और negligible volume। इन्होंने कहा कि गैस के मॉलिक्यूल हिंदी में लिखो, गैस के मॉलिक्यूल, गैस के अणु सूक्ष्म, दृढ़, गोलाकार होते हैं एवं इनका आयतन नगण्य होता है। छोटा तो मान लिया कि छोटे साइज का है, गोलाकार है, आकृति भी बता दी। जब गोलाकार है तो उसका कुछ ना कुछ तो आयतन होगा, लेकिन न आयतन नगण्य है। मतलब 0 त्रिज्या का गोला है, तो 0 त्रिज्या का गोला है ये मान के चला। कल्पना ये भी हो गई। इसका हिंदी लिख लेना आप लोगों ने। लास्ट है एट एब्सोल्यूट 0 the molecular motion stops। परम शून्य ताप पर अणुओं की गति रुक जाती है या अणुओं में कोई भी गति नहीं होती। जितने भी पॉस्टुलेट एजम्पशंस हैं सारे इस तरह से डिफाइन हो गए। एट एब्सोल्यूट 0, हाँ जीडी आओ 0, एब्सोल्यूट 0 का मतलब है T बराबर 0 केल्विन। जहाँ एब्सोल्यूट वर्ड आ जाए इसका मतलब टेम्परेचर को किसमें मेजर किया जा रहा है, सेल्सियस में या केल्विन में? केल्विन में, ठीक है। अगर कहीं एब्सोल्यूट 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा है, इसका मतलब है सीधा सीधा हम केल्विन में एब्सोल्यूट हाँ केल्विन में अगर 0 हो गया, एब्सोल्यूट 0 का मतलब है यहीं पर ब्रैकेट में लिखो T बराबर 0 केल्विन। T बराबर 0 केल्विन पर मॉलिक्यूलर मोशन बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे। अब एक बार शुरू से आ जाते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशंस, और इनको समझ लो। इन पर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे जहाँ कहीं ना कहीं थोड़े से कॉन्सेप्ट मिस कर देते हैं। हम कई चीज़ें पॉइंट से जुड़ी हुई बताएंगे और आप लोग पढ़ते रहते हो, दिमाग में कोई पॉइंट वहीं पे नया आ रहा है कि इससे इस चीज़ रिलेट हो रही, तो आप भी बताओ उसको, ठीक है। कोशिश करो कि कुछ हर पॉइंट से कुछ नया निकालने की कोशिश करो, एक्सप्लोर करो। चलो, गैस इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कोई पॉइंट बताओ इससे संबंधित। गैस में एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी गैस है तो उसका कोई ना कोई पार्टिकल तो होना ही चाहिए। तो पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ एटम। एटम का मतलब मॉलिक्यूल है लेकिन उसमें एक ही एटम है, तो ऐसा तभी संभव है जो गैस हमारी मोनो एटॉमिक गैस हो। बताओ, यानी कि यहाँ पर बात करी गई है मोनो एटॉमिक की, है ना। तो मोनो एटॉमिक कौन कौन सी गैसें होती हैं? हीलियम, कितनी इनर्ट गैसेस? नियॉन, है ना, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, है ना, एंड सो ऑन। इत्यादि कौन से वाले? एर्थ ग्रुप वाले पीरियोडिक टेबल पूरा, जिनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें, आप बताइए। अक्रिय गैसों के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं?
8 इलेक्ट्रॉन राइट। 8 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते हैं? हाँ, स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 ही चाहिए। वैसे तो 2n² रूल फॉलो करेगा, आउटर मोस्ट में इतने चाहिए। अब ये क्यों होता है, ये आपको लेवल के बाहर की बात है। वो जब क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स में पढ़ते हो तो वेव फंक्शन वगैरह पढ़ते हो, तुम मुझसे पढ़ोगे तुम जानोगे क्या होता है क्यों। मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि जब ऑक्सीजन मिल गया, 2 एटम मिलके C2H2 बना, 2 कार्बन एसिडिन का C2H2 होता है गैस, 2 कार्बन मिला 2 हाइड्रोजन मिला, सही है ना, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्यों भाई यही तो होगा एसिडिन, ये 4 इससे सेटिस्फाई हो गया, 3H4 इसके 3H4 ये सेटिस्फाई होगा। इसमें कितने 4 एटम हैं, 4 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना। तो या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा या सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, मोनो एटॉमिक, तो उसको हम एटम शब्द कह सकते हैं। अगला पॉइंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैसेज आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। एक ही प्रकार के गैस के सभी अणु मास, शेप और साइज में उनका आकार वो सब सेम होगा। क्यों भाई? मास तो समझ में आया, मानो कि हमने ये दिया C2H4, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? यही तो बनेगा, एक मॉलिक्यूल हो गया C2H4, सारे वही मॉलिक्यूल। कौन सी गैस है ये? इथेन, IUPAC बता रहे हो, कौन सी गैस है? इथेन है, इथेन नहीं है, थोड़ा सा केमिस्ट्री में कंफ्यूजन हो जाता है। मीथेन CH4 होगा, C2H4 डबल बॉन्ड हो गया तो एथिलीन। अच्छा, हमने कहा मास, तो मास क्यों सेम होगा? ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इस रूम में, मान लिया कि इस गैस को फैला दिया गया, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे ही होंगे जिनमें हर मॉलिक्यूल में 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल लो, मास सेम, ठीक है। साइज और शेप का एग्जांपल हम वहां से ले रहे हैं, CH4 से। मीथेन की शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। क्यों? मीथेन मॉलिक्यूल कैसा होता है? C यहाँ पे होता है और 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से होते हैं जो कि एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्यों? और फिर यहाँ से जो ट्रायंगल बनता है, मीथेन मॉलिक्यूल ऐसे होता है, इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। 4 अलग होते हैं प्रिज्म की तरीके से, 3 तिकोने और नीचे एक तिकोना, 4 ट्रायंगल मिलकर बनाते हैं। टेट्रा का मतलब 4 हेड्रल है, 4 जिसमें हेड हो, 1 2 3 4। अब चाहे मीथेन का मॉलिक्यूल आप कोई भी ले लो, सभी में शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। तो सभी का शेप एक हो गया। साइज ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सा टेट्राहेड्रल और कोई छोटा सा हो, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ कभी बदलेगी नहीं, CH है ना। बॉन्ड एंगल मीथेन में होता है 108 डिग्री 36 मिनट का, जो एवरेज होता है 108 डिग्री, तो वो बॉन्ड एंगल कभी बदलेगा नहीं। तो बॉन्ड एंगल नहीं बदलेगा, बॉन्ड लेंथ नहीं बदलेगी, तो छोटे बड़े साइज के मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकते हैं एक ही प्रकार के गैस के। तो एक्सप्लेन हो गया, मास सेम होगा, शेप सेम होगा, साइज सेम होगा। क्लियर? नेक्स्ट आइए, मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन एंड ऑन स्ट्रेट लाइन। यानी कि इन्होंने कहा जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो इन्होंने सिंगल पार्टिकल की तरीके से ट्रीट किया है। तो वो या तो एक्स दिशा में जाएगा, वाई में जाएगा, जेड में जाएगा, ना क्लॉकवाइज घूमेगा, ना एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, कुछ नहीं माना है, और ना वाइब्रेट करेगा। तो इसलिए इसके ट्रांसलेशनल मोशन होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, याद रखो। रोटेशनल मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वाइब्रेशनल मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट 4, ऑल द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल
एमंग देमसेल्फ का मतलब है आपस में मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर इन इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक का मतलब है इलास्टिक और इन इलास्टिक दो तरह की टक्कर होती है, प्रत्यास्थ पूर्ण और अप्रत्यास्थ, पूर्ण प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ। लेकिन जितनी भी टक्करें होंगी मोमेंटम सभी में फॉलो होता है, इनिशियल वैल्यू बराबर होता है पी आई इक्वल टू पी एफ। जो नॉन इलास्टिक होगी उसमें पी आई इक्वल टू पी एफ होगा, लेकिन के आई इक्वल टू के एफ नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा। काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ा होगा है ना, स्टार्टिंग में पढ़ा गया। तो अगर मोमेंटम भी सेम है और टक्कर के पहले बात का काइनेटिक एनर्जी भी सेम है तो हो गया इलास्टिक कंडीशन हो गई, ठीक है। और ये सेम है, ये नहीं सेम है तो इनइलास्टिक हो गया। तो कुल मिला के कितने बार टक्कर हो दीवार के साथ आपस में मॉलिक्यूल्स की, वो सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी उनकी सेम रहेगी, कभी भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी तो हमेशा टक्करें होती रहेंगी, कभी टक्कर रुकेगी नहीं। इनफाइनाइट टाइम तक एक से टकराएगा, एनर्जी लॉस करी नहीं, दूसरे से टकराने जाएगा, और जिससे टकराने जा रहा है उसके पास भी एनर्जी है, वो आपस में टकराएंगे, वो फिर से एनर्जी नहीं खोएंगे तो अगले से टकराने चले जाएंगे। ब्राउनियन मोशन पड़ा ना, उसी तरह से रैंडम वे में मोशन होता रहता है, टक्कर होती रहती है। नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन। ये मैंने डेरिवेशन यहाँ पर समझा ही दिया था न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से। चेंज इन मोमेंटम होगा, मोमेंटम का रेट निकाल लेंगे, फोर्स हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा प्रेशर। तो वो डिपेंड करेगा कितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफर होगा, उतना ही ज़्यादा मोमेंटम चेंज आएगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। इट मीन्स द नंबर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया टू द वॉल will increase the pressure. It means the pressure is directly proportional to the number of molecule striking per unit area, ठीक है, एकांक एरिया से कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। Kinetic energy of the gas is only and only depend on the absolute temperature. Kinetic energy सीधा एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ से भी रिजल्ट आता है, अगर हम मान लें T बराबर 0 के, आगे बताया था ना, तो डिपेंड करती है किस पर, T पर। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। काइनेटिक एनर्जी 0, हाफ mv² बराबर 0, m 0 हो नहीं सकता, इसमें तो m भी 0 मान सकते हैं। v 0 हो गया, चलना बंद कर दिया, यानी कि रुक गया। तभी अगले वाले पॉइंट में कहता है मोशन सीजेस है। नेक्स्ट, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर्ड विद द टोटल वॉल्यूम। और यहाँ पर ये लिखा गया था टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, जहाँ पे एक पॉइंट लिखा था वहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर लो। टोटल ऑक्यूपाइड की बात करें ना, कंटेनर जो ले लेंगे उसी में वो गैस अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर लेगी। इट मीन्स हमेशा द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। बट इफ वी स्टार्ट कलेक्टिंग द मॉलिक्यूल्स एट वन प्लेस, देन द टोटल कलेक्शन वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स विल बी नेग्लिजिबल। मतलब ये जो चीज़ है, गैसों का मॉलिक्यूल्स का खुद का कुछ वॉल्यूम नहीं है। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के अणुओं के बीच कोई भी अंतराणविक आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। ओके, ग्रेविटी, नेग्लेक्ट, इन पर गुरुत्वाकर्षण बल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर टाइनी रिजिड स्फीयर्स, छोटे छोटे गोले के रूप में होते हैं जो कि दृढ़ पिंड के होते हैं। रिजिड बॉडी होगी ना, वहाँ पे जब कैलेंडर पढ़ते हो तो हमेशा बार बार बात आती है दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी इज मूविंग, रिजिड बॉडी रोटेटिंग, है ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सब पढ़ते हो इनको मूवमेंट। तो रिजिड बॉडी क्या होती है,
टक्कर हो रही उसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। एक आटे की गोली बनाओ, एक कांच की गोली लो, ठीक है, दोनों को दीवार पर फेंक के मारो तो क्या होगा, कांच की गोली गोल ही बनी रहेगी, आटे की गोली चपटी हो जाएगी, है ना। तो कौन सी वाली रिजिड होगी, कांच वाली। दूसरा कह सकते हैं साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, देन बॉडी इज सेड टू बी द रिजिड बॉडी। अगर बाह्य बल के अंतर्गत जिन अणुओं से या जिन कणों से मिलकर पिंड बना है उनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे, आप कितना भी बल लगाओ, विभिन्न कणों के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे तो वो दृढ़ पिंड होता है, यानी कि रिलेटिव डिस्टेंस चेंज ना हो तो रिजिड बॉडी कहलाएगी। लास्ट एट एब्सोल्यूट जीरो मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, वो बात वहाँ पर भी बताई थी, T = 0 काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, तो एब्सोल्यूट जीरो पर कोई मोशन नहीं होगा। समझ लिए अच्छे से। चलो क्वेश्चन एक दो कर लो ना। एग्जाम्पल 1, या ऐसा करते हैं, थोड़ा सा फार्मूले टॉपिक निकल गया, इसको समझाने में। एक मेन फार्मूला जो है P = mn/v², वो आप लोगों को डिराइव नहीं करना है। P = 1/mv/v। इसको लिखो, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल लिया, उसको मानते हैं एक दिशा में जा रहा, दीवार से टकराया, फिर मानते हैं वाई में गया टकराया, जेड में गया टकराया, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी से हम मोमेंटम निकालते हैं, मोमेंटम से हम चेंज इन मोमेंटम निकाल के फोर्स निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल के हम प्रेशर निकालते हैं। इस तरह का पूरा डेरिवेशन करते हुए लाते हैं, तो बाद में फार्मूला ये आता है। ये आपके कोर्स में है नहीं इसका डेरिवेशन, ठीक है, इसलिए डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ। इंटर में आप लोग पढ़े थे तो वहाँ पर भी डेरिवेशन हटा दिया गया था, लिखा रहता सिलेबस में, पता नहीं क्यों, है तो सरल डेरिवेशन, लेकिन पता नहीं क्यों उसको लेते नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। M क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, स्मॉल एडिशन, and number of moles of gas, VRMS, root mean square velocity of molecules of the gas। ये मोल्स में लिख के मॉलिक्यूल्स लिखो, ये लिखते हैं मुझे। कहीं कहीं स्मॉल एन भी लिखा हुआ है, जैसा आपको समझ आए इसलिए बता दिया।
VRMS क्या होता है? तो पहले भी पढ़ चुके हो। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? यही तो बता देता है। देखो पहले इसी तरह को रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी। जल्दी से देखो ये एक चैम्बर है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स गैस के हैं। ये कोई मॉलिक्यूल है, ये जा रहा है इधर V1 वेग से, ये वाला इधर की ओर जा रहा है V2 वेग से, यहाँ पे कोई इधर जा रहा है V3 वेग से, ये जा रहा है V4 से, यहाँ पर कोई जा रहा है वो Vm से जा रहा है। मतलब n मॉलिक्यूल्स हैं तो V1 V2 V3 सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। तो इसको उल्टा लिखना शुरू करो, स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। गैस में n मॉलिक्यूल थे तो सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर करके जोड़ो, उल्टा चलते हैं स्क्वायर। यानी कि हमने लिया पहली वाली मॉलिक्यूल V1 से जा रहा था, V1 का स्क्वायर ले लिया, तो उसमें दूसरे वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर जोड़ दिया, तीसरे वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर जोड़ दिया, करते गए और Vn स्क्वायर। फिर आगे आओ मीन। तो मीन क्या होता है? सारी चीज़ों को जोड़ के जितनी चीज़ों को जोड़ा उतना ही का भाग दे दो, है ना। जैसे 3 चीज़ें x y z हैं तो कह रहे हैं x + y + z बटे 3। तो यहाँ पर कितने n है तो बटे कर दो n। अब उल्टा चलो रूट, जितना भी फार्मूला आया है पूरे का स्क्वायर रूट ले लो, यानी वर्गमूल ले लो। तो ये आ गया, हमने कर दिया स्क्वायर रूट। तो रूट में स्क्वायर ना समझ के उल्टी डायरेक्शन में समझो, स्क्वायर किया, मीन लिया, रूट कर दिया। तो अब ये जो निकल कर आया है यही आपका हो जाएगा VRMS, जिसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये सोचो 1 मोल गैस होती है, उसमें 6.02 10⁻23 इतना मॉलिक्यूल होता है। मतलब खरबों, 1 अरब का मतलब हुआ 10⁻9 10⁻7। 1 खरब का मतलब हुआ 10⁻9 और 10⁻10 कर दिया तो 10 खरब। उसके आगे तो गिनती गिनना मुश्किल। और 10⁻23 तो खरब का खरब गुना, फिर उसका भी 100 गुना, उसका भी 1000 गुना। इतने मॉलिक्यूल हैं। हम कैलकुलेशन करने बैठे हैं तो क्या इतने मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग कैलकुलेट करके कोई फार्मूला निकाल पाएंगे? तो मान लिया कि जितने मॉलिक्यूल हैं, अगर हमें उसकी एवरेज चीज़ मालूम हो गई, जैसे मान लिया कोई इंस्टीट्यूट होता है, उसमें कुछ अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो मेरिटोरियस टॉप करते हैं, है ना, और कुछ फेल भी होते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे अच्छी रैंक ला रहे हैं, है ना, फेल होने वाले कम हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हीं का एवरेज देख लेते हैं कि अच्छे बच्चे ज़्यादा हैं तो क्या कहते हैं, ये कॉलेज बहुत अच्छा, इसमें एडमिशन दिलाओ, पढ़ाई अच्छी होती होगी। हाँ, कैसे निकाल लिया? सबका रिजल्ट तो देखा नहीं, केवल ये देख लिया कितने % ज़्यादा टॉपर निकल रहे हैं। तो ऐसे पूरी गैस में से हमने देख लिया कि मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालकर अधिकतम अणुओं की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इसको कैलकुलेशन में ले लें। तो समझ गए ना, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। वापस आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक। इस फार्मूले को एक बार फिर लिख लेते हैं। = 1/3 mm VRMS स्क्वायर अपॉन V। ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाए, यानी कि 1 मोल गैस ले लें, है ना, यानी कि फॉर 1 मोल गैस, तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा, n की जगह हम क्या रखेंगे, Na, एवोगैड्रो नंबर रख देंगे। तो E हो जाएगा 1/3 m Na इंटू VRMS स्क्वायर बटे V। एक चीज आपको मैंने ये बताया था, m इंटू Na क्या होता है, गैस के अणुओं का कुल द्रव्यमान गुणे एवोगैड्रो नंबर। तो ये आ जाएगा मोलर मास। मोलर मास होता है, यानी कि m
इंटू एन एकल बताया था इक्वल टू हो जाता है कैपिटल एम। तो पी बराबर हो जाएगा 1/3 कैपिटल एम पी आर एम एस स्क्वायर बटे वी। यानी कि हम कह सकते हैं P इक्वल टू 1/3, थोड़ा सा अरेंज करो, इसमें 2 का गुणा कर दो और 2 का भाग दे दो, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। और एम वी आर एम एस स्क्वायर ये दे दो 1/v आंसर लो। नोट कर लो यहाँ तक, अगले पेज पे चल। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 1/2 mv स्क्वायर, क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। और हमने यहाँ 1 मोल गैस ली थी, यानी कि ये चीज़ 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी बताएगी, है। तो B को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा PV इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। इतनी बाहर लिख लो ब्रैकेट के 1 मोल। तो अगर हम यहीं से निकालना चाहें कि काइनेटिक एनर्जी गैस के 1 मोल के लिए कितनी होगी, ये उल्टा हो जाएगा 3/2 PV। तो हम आ गया आपके पास 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV। और 1 मोल गैस के लिए अगर हम आदर्श गैस समीकरण लिखें तो PV बराबर क्या होता है? RT। तो अगर यही चीज़ यहाँ रख दो तो एक फार्मूला और आ गया, काइनेटिक एनर्जी 1 मोल के लिए कितनी हो गई? 3/2 RT हो गई। ये फार्मूला यही हो गया। इसकी जरूरत तो है नहीं, यही मिटा देते, इसको इधर ला देते। हमने 1 मोल के लिए लिखा, अगर हम लिखे n मोल के लिए और n मोल, तो n मोल के लिए क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी और n मोल। 1 मोल के लिए कितनी है? तो n मोल के लिए 3/2 nRT हो जाएगा। 3/2 nRT। एक मोल के लिए देखा, n मोल के लिए देखा। अगर एक अणु के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए देखना चाहें तो अब यहां से कैसे जाएंगे? एक मॉलिक्यूल के लिए कैसे निकालेंगे? 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर से अगर डिवाइड कर दें तो 1 मॉलिक्यूल मिल जाएगा हमें, है ना।
तो अब काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल 3/2 RT था डिवाइडेड बाई कर दो Na। ये चीज क्या बन गई? R बटे में क्या होता है भाई? कल मैंने आपको बताया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर हम गैस कांस्टेंट को ये फार्मूला याद रखो, गैस कांस्टेंट को अगर हम एवोगैड्रो नंबर से भाग दे दें तो बन जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यानी ये चीज़ लिखी हुई है के इसी हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 3/2 kT। देखो कितने फार्मूले बन गए, एक मोल के लिए पीवी के टर्म में फार्मूला, एक मोल के लिए आरटी के टर्म में फार्मूला। ये तो मतलब हमने ड्राइव कर ही दिया, लेकिन ये वाला फार्मूला बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये सबसे ज़्यादा यूज होगा आपका, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रही है किसके? पी के। आप कहेंगे यहाँ पर भी तो पी के प्रोपोर्शनल बी के प्रोपोर्शनल है ना? तो निश्चित रूप से अगर P बढ़ेगा है ना तो V घटेगा। तो कुल मिला के ये कांस्टेंट रहेगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तब तो हमें टेम्परेचर वेरिएशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी फिक्स हो गई है ना, और वेरिएशन होगा तो P और V आपस में इतना एडजस्ट कर लेंगे कि हम इस फार्मूले की हमें कम से कम जरूरत पड़ेगी। तो 1 मोल के लिए 3/2 kT, n मोल के लिए 3/2 nKT, एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 फार्मूले याद कर लो अच्छे से। साथ में ये जरूर याद रखना R बटे N बराबर के, लिख लो याद रहे, गैस कांस्टेंट बटे एवोगैड्रो नंबर बराबर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक चीज और यहाँ पे देख लो, हमने कहा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3 होती है इसकी, है ना, काइनेटिक थ्योरी में। तो 3 को अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं F, तो यही फॉर्मूला हमारा रहेगा काइनेटिक एनर्जी वन मॉलिक्यूल। ये शॉर्टकट कभी यूज करने के लिए मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम से कोई क्वेश्चन आ जाए और इसमें रिलेट करना, तो 3 की जगह हम क्या रख देंगे? F/2 स्मॉल m/2 kT। लेकिन ये फॉर्मूला केवल काइनेटिक थ्योरी के लागू होगा, क्योंकि वहाँ पर F बराबर 3 मानते हैं, और जगह तो डायटोनिक हो गया 5 ले लेंगे, पॉलीवुड हो गया 6 ले लेंगे, वहाँ नहीं वेरी होगा। केवल काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तब F/2 kT लिख सकते हैं। 3/2 kT है, F/2 kT। कभी कभी होता है ना कि उन्होंने ये नहीं कहा, डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दिया और टेम्परेचर दे दिया, फिर आप कहोगे कि तो ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ रहा है और टेम्परेचर भी काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रही है, क्योंकि वो नंबर तो वही है हमारा। ठीक है, तो इतने फार्मूलों में थोड़े से कुछ प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे देखते हैं। तो पहला एग्जांपल आप तो लिखिए बहुत सिंपल सा, जो केवल थ्योरेटिकल बेस्ड है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस increase in temperature of a gas filled in a container, increase in temperature of a gas filled in container would lead to increase in temperature of the gas filled in a container would lead to विकल्प ABCD। नंबर 1
डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन P, डिक्रीज इन molecular distance, C, increase in its mass, increase in its kinetic energy, increase in its kinetic energy। आप लोग ये तो सिंपल है, समझ रहे होंगे जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं। क्यों इसमें ये कहा गया कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस फिल्ड इन कंटेनर, एक कंटेनर में गैस भरी है, उसके ताप को बढ़ाया जाता है तो क्या होगा? प्रेशर घटेगा। देखो इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, डिक्रीज का मतलब है घटना, ठीक है ना? सीखो धीरे धीरे इंग्लिश। प्रेशर घट जाएगा, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस घट जाएगी, मास मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बताओ डी, इन्होंने कहा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा खेल किया गया, कितने सावधानी से इन्होंने कांस्टेंट वेरिएबल को बता दिया। लैंग्वेज देखो एक बार, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ए गैस फिल्ड इन ए कंटेनर। फिल्ड इन ए कंटेनर मतलब कंटेनर तो नहीं बदलना जा रहा है, वो उसका सेफ साइज वही है, टी बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है। फिल्ड इन ए कंटेनर, कंटेनर नहीं बदला जा रहा है, वो तो टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो वो कहाँ जाएगी? ये उतने ही कंटेनर में रहेगी, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। तो देखो क्या करना होगी, PV बराबर nRT, जो हमने गैस ली है ना तो उसको हम कम कर रहे हैं ना ज़्यादा कर रहे हैं, तो n बराबर कांस्टेंट हो गया, R पहले से ही कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट हो गया। गैस फिल्ड इन ए कंटेनर, अगर 4 लीटर का कंटेनर हो तो 4 ही लीटर रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये भी हो गया कांस्टेंट। अब बची दो चीज़, जब सब कांस्टेंट हो गया तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? डिक्रीज इन प्रेशर है, टेम्परेचर बढ़ाने का कार्य है कि घटाने का कार्य है? अच्छा हाँ ठीक है, ओके। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस फिल्ड में कंटेनर वुड लीड टू, ओके। अब यहाँ तक आपने कर दिया, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि प्रेशर बढ़ेगा। अब समस्या ये कि प्रेशर वाला एक ही दिया गया है, तो उसने भी कह दिया कि प्रेशर घटेगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जल्दबाजी में क्वेश्चन आप करोगे तो कहोगे कि यार टेम्परेचर प्रेशर ही तो रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है हम ही गलत हों, ये धोखे से लिख गया होगा या विकल्प गलत किया होगा। प्रेशर वाला एक ही विकल्प आ रहा है और टेम्परेचर प्रेशर से रिलेट हो रहा है, सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट हो गई। चलो छोड़ो, इसी को मान लो कि ये मान लिया, ठीक है, हो गया गलत। यहीं से ये कंफ्यूजन इस तरह से क्रिएट करते हैं। अब आ जाओ, मानो कि अब आप अगर दृढ़ हो गए नहीं प्रेशर तो बढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब ये गलत दिया गया, गलत दिया गया। अब आ जाओ अगले वाले में, डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। भाई जब टेम्परेचर बढ़ा है तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्यों बढ़ेगी? वो तो उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, उतने ही वॉल्यूम में हैं, तो उनके लिए प्रॉपर उतना ही स्पेस मिल रहा है। हाँ, उनकी अणुओं की टक्कर हो सकता है बढ़ जाए। इंक्रीज इन इट्स मास, ये तो बिल्कुल झूठा हो गया कि गैस के मॉलिक्यूल का मास थोड़ी बदल जाएगा। हाइड्रोजन है तो उसका 2 ही रहेगा, ऑक्सीजन है तो 32 ही रहेगा। तो इसका मतलब कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि ये वाला सही होगा, है? लेकिन कैसे? यस, तो हमने निकाल तो यहाँ से लिया, लेकिन एक चीज हमें ये भी मालूम है कि सीधा काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT है ना, तो सारी चीजें कांस्टेंट हो गई। यहाँ पर आप वो भी
देखो अगर यहाँ पर ये किया आपने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P/2 PV कंसीडर कर लिया तो समझ लो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं सही तो यहाँ से भी कर सकते हो। वॉल्यूम कांस्टेंट था, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ से भी सही आ गया, तो सीधे इससे ना कंसीडर कर लो, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी हो गई, तो टी बढ़ने से पी तो बढ़ेगा ही, तो यहाँ से भी कांस्टेंट रहेगा तब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और बस तो चौथा वाला विकल्प से हो गया इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। किसने किसने बताया था इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी? आपने कुछ और बताओ ना, मैंने बताया था, सही बताया था। कभी कभी क्या होता है कि हम गलत विकल्पों, अगर सही पे नहीं जा पा तो जो गलत वाले हैं उनको ढूंढते रहो, कट करते जाओ, जो बचा वो सही पे पहुंच जाओगे ऐसा। चलो नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल 2, 2 मिनट और 30 सेकेंड। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर is increased. At constant volume temperature is increased. नियत आयतन पर ताप बढ़ाया जाता है। नियत आयतन पर ताप बढ़ाया जाता है। Then तब क्या होगा? ABCD में से बात वही है जो पहले वाले क्वेश्चन में कही गई। फिल्ड इन ए कंटेनर वॉल्यूम कांस्टेंट था, इन्होंने कह दिया नियत आयतन पर ताप बढ़ाया जाता, बात तो वही है। अब विकल्प कुछ थोड़े अलग तरह के। कोलिजन्स ऑन बॉल विल बी लेस, कोलिजन्स ऑन बॉल्स विल बी लेस। दूसरा, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज। थर्ड, कोलिजन्स विल बी इन स्ट्रेट लाइन, ये तो फालतू का हो गया। कोलिजन्स देखो पहले वाले के लिए कोलिजन्स ऑन बॉल विल बी लेस, दीवारों पर टक्करें कम हो जाएंगी। दूसरा, प्रति एकांक समय में होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। तीसरा, सभी टक्करें सरल रेखा में होंगी। इसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ, अर्थ जबरदस्ती का अर्थ। कोलिजन्स विल नॉट चेंज। चौथा वाला कि कोई चेंज नहीं होगा, कोलिजन्स विल नॉट चेंज। तो ये केवल कोलिजन के बारे में बताया गया है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर बढ़ा, कोलिजन का क्या होगा? यानी कि सेकेंड वाला है ना, क्यों इंक्रीज होगा? बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी जो प्रति एकांक समय पर पहुंच रहे थे, मान लिया 10 पहुंच रहे थे, तो ज़्यादा पहुंचने लगेंगे, क्योंकि हाई स्पीड होने से वो जल्दी पहुंचने लगेंगे। घूम कर आया पूरे चैम्बर में, जल्दी से दीवार पर फिर पहुंच जाएगा टकराने, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, है ना। दूसरा, वहाँ से आपने देखा टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा था, तो प्रेशर कब बढ़ता है? जब नंबर ऑफ कोलिजन्स, ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफर होने लगेगा, ज़्यादा टक्करें होने लगेंगी, तो प्रति एकांक समय में कोलिजन्स की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ाया गया था। ठीक है, ये इसके पहले वाला क्वेश्चन तो 2019 में आया था आपका मेडिकल वाले टेस्ट में। इसके पहले वाला, ये वाला 89 में आया था, काफ़ी पहले।
देवेंद्र सर का लेक्चर है इसके बाद, अभी आए नहीं वो, तो पढ़ना चाहोगे? अच्छा आए, अभी मैं देख के आया आपको। तो चलो फिर ठीक है, आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना ना, ऐसा दो तीन प्रॉब्लम करा देते हैं। कुछ क्वेश्चन करना तो बहुत इजी है इसके, इसमें पूछने में डिस्कशन करने में। अब आगे जब भी शेड्यूल लगे हमारा